हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे जो है सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सेक्शन ए करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपसे एक बात ये भी कहूँगा कि आप जो है मैंने वीडियो जो है एंड में डाली है ना, वो आप देख लें, ठीक है। मैंने चैप्टर 6 से रिलेटेड एमसीक्यू वाली जो लास्ट ईयर की वो डाली है, चैप्टर 8 की डाली है। अब मैं आपको ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा बहुत जो है आपको ये करवा रहा हूँ, बाकी लास्ट के जो क्वेश्चन है ना थोड़े बहुत वो बता दूंगा, ठीक है। तो देखो फटाफट, बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स on the outer surface of a glass containing ice cold water। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ये ग्लास है, अगर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो बाहर पानी की बूंद हमें दिखाई देती है। तो आपकी बुक से ये क्वेश्चन है, तो मेन आपको यहाँ पर ये बताना है कि हवा में पानी जो है ना वो भाप के रूप में उपलब्ध होता है। पहले इंग्लिश में सुन लो, ठीक है। तो जैसे ही वो जो भाप वाला जो पानी है वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में बदल जाता है और पानी की बूंदें उस गिलास के साथ चिपक जाती हैं। तो हिंदी में वही कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो आसपास के क्वेश्चन है ना, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पेज पर देखो, और हमने क्या सीखा वो सब भी पढ़ लेना, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे वाले में बोला कि द्रवों का घनत्व सामान्यतः ठोसों की तुलना में कम होता है। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं ना उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। देखो, आपसे एसआई यूनिट भी पूछ सकता है, तो आप बता देना ऐसा यूनिट जो है कौन कौन सी। जैसे आपसे मास की मैं एक वीडियो दी थी ना आपको, तो आप चैनल के अंदर जाकर 3-4 वीडियो जो मैंने अभी रिसेंट में डाली हैं वो आप देख लेना, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन जो है ना वो एक दिन में 3 ही जाते हैं। तो आप चैनल के अंदर जाकर वीडियो चेक कर ला करो एक बार, ठीक है। ओके, तो अब सुनो, ये क्वेश्चन है कि मैं आपको डेंसिटी के बारे में फॉर्मूला बता रहा था। तो इसका फॉर्मूला एक होता है मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कि लिक्विड जो है ना उसमें जनरली अब लोअर डेंसिटी होती है, डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है पानी में डूब जाएंगे। ये कह रहा है कि सॉलिड पानी में डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ क्यों नहीं डूबती, बर्फ भी तो सॉलिड है। तो आप इसका आंसर लिखो, आप लिखोगे आई सॉलिड तो है लेकिन इसके बीच में स्पेस बहुत होता है, पानी के मुकाबले ज़्यादा होता है, और इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए पानी में तैरती है, ठीक है। तो हिंदी में यही है कि बर्फ के बीच में रिक्तान होता है तथा इसका घनत्व भी पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो आप बताएंगे कि 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटी फैक्टर, एक होता है अबायोटी फैक्टर। तो बायोटी फैक्टर में ये आ जाएंगे कीट, कवक, जीवाणु। अबायोटिक में टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है आप कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगहीन तरल शुद्ध पानी है।
हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। देखो ये बोल रहे हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो आपको पानी दे रखा है और उसमें वो प्योर है। तो देखो जो प्योर वाटर होता है ना वही 100 डिग्री पर बॉयल होता है और 0 डिग्री पर आइस बन जाता है। तो आप बता सकते हैं प्योर वाटर इज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट मेल्ट्स। यहाँ पे मेल्ट कर लेना। अच्छा सही लिखा है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और जो ये उबलेगा 100 डिग्री पर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्योर है, और अगर वो पहले ही बॉयल हो जाता है या पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बन जाती है, बाद में बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर नहीं है, ठीक है। और बॉइलिंग और फ्रीजिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। हिंदी में भी आपने देख लिया होगा। ओके चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है। देखो ये ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है होमोजीनियस में, और विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस, इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। ये आपके बुक से ही है ना। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पहले इंग्लिश में सुन लो। ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, जैसे पानी में आपने चीनी घोल दी तो चीनी पूरी तरह घुल जाएगी ना, तो वो होमोजीनियस होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो एग्जाम्पल कोई सा भी आ सकता है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो और देखो जो सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है और कोलाइडल है, इनकी प्रॉपर्टीज कर लो, ठीक है। टिंचर आयोडीन है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लो, प्रॉपर्टीज के अंदर मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर जो आपका ये पहला है ना, उसके बाद यानी कि दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। हिंदी में देख लो, समान संगठन होता है, इसका असमान संगठन होता है। और जैसे पानी में चीनी पूरी तरह घुल जाती है ना, वो समांगी है, और पानी में मिट्टी नहीं घुलती वो विषमांगी है, ठीक है। और देखो समांगी में टिंडल प्रभाव जो है नहीं होता, विषमांगी में टिंडल प्रभाव जब उसे खोलते तब होता है, लेकिन जब वो भारी कण होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर टिंडल प्रभाव नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसे डीपली पूछ लेता है कि वो टिंडल प्रभाव किस में होता है, तो कोलाइडल में होता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। इसमें होता है जब वो शुरू में घोलते हैं, लेकिन बाद में जब मिट्टी के नीचे बैठ जाते हैं तो उसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता। ऐसे देखो आपसे एलिमेंट कंपाउंड इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, तो आपकी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि एक ऑटोमोबाइल है, उसका मास 1500 kg है और ए यानी कि एक्सेलरेशन इतना दे रखा है और ये नेगेटिव में है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ जो वाहन और सड़क है उसके बीच में कितना बल लग रहा है, ठीक है। स्टॉप कर रहे हैं उसको, गाड़ी को। देखो एम मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू होता है फोर्स, या यूं कह लो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो उसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। देखिए मास 1500 kg था, एक्सेलरेशन माइनस का 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो फोर्स यानी कि बल, ठीक है। तो बल का फॉर्मूला ये होता है, तो हमने फॉर्मूले में पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर लिख दिया। और देखो यहाँ पर सड़क के साथ जा रहा है और नेगेटिव लग रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा है, घर्षण बल। पूछा नहीं, अगर पूछ लेता तो आप बता सकते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये कह रहे एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर 4 सेकंड में जाता है, फिर अगले 16 मीटर 2 सेकंड में जाता है, तो एवरेज स्पीड निकालिए। ठीक है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे आता है, मतलब दूरी ऊपर समय जो है वो नीचे आता है।
तो हम जब इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 कितने के 32 और 4 2 कितने को 6। इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो 16 32 4 2 6 और डिस्टेंस पर में टाइम हिंदी में मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से अब दूसरी लैंग्वेज में अब आगे अभी तो मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन जो है आपको एक लैंग्वेज में समझने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कुल दूरी और कुल समय आपको दे रखा है, और जब हम औसत गति निकालते हैं तो दूरी और समय को डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये कह रहा है यदि गोल की उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव होता। देखिए, लाइसोसोम वुड नॉट बी जनरेटेड, तो लाइसोसोम जो है वो नहीं बन पाते, नो लॉन्गर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेड, और ना ही पैकेजिंग हो पाती ना ट्रांसपोर्टेशन हो पाता। सेल जो है वो इवेंचुअली डाइड, मतलब सेल जो है वो मर जाती। ठीक है, ठीक है, लाइसोसोम उत्पन्न नहीं होंगे, पैकेजिंग तथा परिवहन नहीं हो पाएगी, और कोशिका जो है मृत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया सेक्शन बी। अब आगे का बता रहा है। ठीक है, तो सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी में कह रहा है कि चाय बनाने के लिए आप जिन चरणों का उपयोग करेंगे उन्हें लिखिए और विलय विलाय विलय 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 अग्रशील छानना और अवशेषण शब्द का प्रयोग करें। मतलब कहने का कि आपको पूरा ना चाय बनाने का प्रोसेस लिखना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और फिल्ट्रेट और रेसिड्यू इसका यूज़ करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं जो टी लीव्स हैं वो इनसॉल्वेंट है। ठीक है, मतलब घुलेंगी नहीं, और जो शुगर है, वाटर है, मिल्क है, तो जो चीज़ कम होती है ना, जैसे शुगर जो है वो कम है तो हम उसको बोलेंगे सोल्यूट, और दूध या पानी जो हम मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, और जो चाय बनकर तैयार हो जाएगी उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, और जब हम जो टी लीव्स को सेपरेट करेंगे तो फिल्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, और रेसिड्यू जो जो उसका जो कूड़ा कचरा बचेगा वो रेसिड्यू। तो इस तरीके से इनसोल्यूबल बचेंगे जो टी लीव्स, वो मतलब जो घुलती नहीं है। तो आपको अपने लैंग्वेज में बना कर लिखना है, प्रोसेस लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि देखो अब ना, अब आगे सुनो, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम नमक है, 320 ग्राम पानी है। तो ये कह रहा है कंसंट्रेशन निकालिए, मतलब आपको सांद्रता निकालनी है। तो बहुत ही आसान होती है सांद्रता, 40 ऊपर, आप पहले भी ऊपर क्वेश्चन कर चुके हो, नीचे टोटल आएगा। देखो ये पानी है, पानी में हम नमक टोटल कर लेंगे तो कितना 360। ठीक है, अब 40 अपन में 360 मल्टीप्लाई में 100 के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के रूप में इसकी सांद्रता आप ये देख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ कॉमन सोल्ट, मतलब आप लिखोगे साधारण नमक का द्रव्यमान, फिर जल का द्रव्यमान, फिर विलयन, क्योंकि ये सॉल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है, और इन दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल एक आने आना होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लें। ओके, चैप्टर सेकंड में देख लो एक बार, एग्जाम्पल भी है, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं। फिर अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, चित्र की सहायता से आपको दिखाना है। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो आप ऐसे पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कि किस प्रकार से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। सबसे पहले वो भोजन की तरफ आगे की ओर बढ़ता है, फिर वो एक सूडोपोडिया बना लेता है, अपने नकली
पैर बना लेता है, फिर उसको अंदर ले जाता है जिसमें खाद्य रिक्ति का द्वारा उसका अवशोषण होता है, फिर उसके बाद लास्ट में कूड़े को बाहर फेंक देता है या कूड़ा बना देना। ठीक है, इस तरीके से अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, या फैगोसाइटोसिस से, जहाँ पे सुडोपोडिया जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये आप जब चैप्टर नंबर 6 खोलते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर में है, इससे ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो इससे ऊपर वाला जिसमें पूछता है कि माउथ में कौन सा टिश्यू है, हमारी जो स्किन है उसमें कौन सा टिश्यू है। ठीक है, तो या ये पूछ लेगा या टिश्यू का नाम लिख देगा, तो आपको एग्जाम्पल देना होगा। इस तरीके से आप कर लो। ठीक है, तो ज़रूर कर लो। अब आपको बताना है कि उत्तक जो हमारे मुंह की आंतरिक परत बनाता है, जो हमारे मुंह की आंतरिक परत बनाता है उसका नाम क्या है? टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लिनिंग ऑफ आवर माउथ। देखिए पहले इंग्लिश में देख लो सारे। तो जो हमारे माउथ में अंदर का सारा अस्तर का निर्माण करता है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और जो मसल्स को हड्डी से जोड़ती है वो होती है टेंडन। ठीक है, और जो पौधे के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है फ्लोएम। ठीक है, जो खाने को स्टोर करता है फैट में वो होता है एडिपोस टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है, और जो लिक्विड है, देखो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उनमें मैट्रिक्स पाया जाता है, और जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो होता है ब्लड। ठीक है, और टिश्यू जो हमारे ब्रेन में होता है वो होता है नर्व सेल। नर्व टिश्यू लिख देना यहाँ पर। ठीक है, वो टिश्यू है ना, हिंदी वाले देखो। तो उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है वो होता है शल्कीय एपिथेलियम। जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो होता है कंडरा। ठीक है, देखो एग्जाम में आता है कंडरा किसे कहते हैं, तो जो अस्थि को पेशियों से मतलब मांस को हड्डी से जोड़ता है ना वो कंडरा होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप लिगामेंट भी, और जो और टेंडन, एक बार वो इंग्लिश में है ना वो, तो जैसे आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और देखो ये जो उत्तक वाला ना, इसमें क्या आएगा, जो आपको टिश्यू दे रखे ना उसके अंदर की 2-3 लाइन लिख देगा और पूछेगा ये कौन सा टिश्यू है, ऐसे पूछेगा। सिलेंड्रिकल वाला बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, जो एनिमल जो टिश्यू है, आपको एनिमल और प्लांट दोनों के पता होने चाहिए टिश्यू। ठीक है, प्लांट में तो दो आप मेन जानती हैं, फ्लोएम और जाइलम वाला। फ्लोएम खाना लेके जाता है, जाइलम क्या करता है, पानी प्रदान करता है। ठीक है, वाटर। तो ये देखो उत्तक जो पौधे में भोजन का संबंध करता है, कौन करता है? फ्लोएम, मैंने बताया अभी। और उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसा, वह वसा उत्तक। उत्तक जो अधात्री से जो उत्तक है, ठीक है, अधात्री लिखा ना, अधात्री। तो अधात्री ना किन में पाया जाता है? जो संयोजी उत्तक होते हैं। जैसे आपका जो आपकी जो हड्डियां है ना वो भी संयोजी उत्तक है। पूछ भी लेता है संयोजी उत्तक के उदाहरण। तो खून है वो भी संयोजी उत्तक है। ठीक है, लेकिन वो लिक्विड है पानी की तरह। ठीक है, तो और हमारे मस्तिष्क में कौन सा है? तंत्रिका उत्तक। फिर ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कार्डिक मसल में जो है ना अंतर बताना। देखिए स्ट्रेट, नॉन स्ट्रेट और कार्डिक, जो स्ट्रेट होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन लिखी आएगी, आपको बताना पड़ेगा। जो स्ट्रेट होते हैं ना ये लिम्ब, बॉडी की वॉल्स, टंग जो हमारी जीभ है, ओसिफिकस जहाँ से शुरू होता है वहाँ पाया जाता है। ये अनब्रांच होते हैं, मतलब कोई ब्रांच नहीं होती इसकी। नॉन स्ट्रेट में आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉल में पाया जाता है हमारे पेट की। ठीक है, और जो हमारे ब्रोंकिस होते हैं उसके अंदर, लंग्स में, लंग्स लिख देना, स्पिंडल में, इस तरीके से। और कार्डिक मसल तो आप जानती हैं, ये हमारे हार्ट में पाई जाती है।
ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, बस 2-3 बातें याद रख लो तब भी बहुत है। नेक्स्ट देखो, अगर लिखा गया ना दीर्घ, बेलनाकार, अशाखित तो रेखित होते हैं। ये नुकीले सिरे होते हैं इनके, ये बेलनाकार और चपटे सिरे वाले होते हैं। बाकी एक आधा इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। ठीक है, बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं केवल अब इंग्लिश, ये जो आपको सिर्फ आंसर है सिर्फ यही दिखा सकता हूँ। ठीक है, और तो बस ये न्यूमेरिकल समझा देता हूँ 2-3। ठीक है, और आप प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल समझ लो। ये कह रहा है एक स्थिति में ना हमने स्थिर गति से शुरू किया। देखो, अगर कोई चीज हम रुक कर चलाते तो u 0 होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और साइकिल को 30 सेकंड में उसने 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया, और उसके फिर वो साइकिल को ब्रेक लगा दिया 5 सेकंड के लिए, और साइकिल की स्पीड घट के 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब दोनों सिचुएशन में आपको ए निकालने के लिए क्या रहा है। देखो, पहले केस में u 0 लेंगे, रुकी हुई थी, v 6 लेंगे, टाइम 30 सेकंड दे रखा है, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टाइम, तो हमारा इतना आ गया। फिर बाद में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में अब u जो है वो 6 बन जाएगा, क्योंकि जो v होता है ना अगली वाली स्टेज में u बन जाता है, और v 4 है, टाइम हमें दे रखा है, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये आंसर पढ़ सकते हैं। देखिए 32 में ना आपसे बोला गया कि न्यूटन की गति के तीनों नियम बताने हैं। फर्स्ट लो मोशन, सेकंड लो मोशन, थर्ड लो मोशन, आपको तीनों बताने पड़ेंगे। फर्स्ट लो मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। ठीक है, गति का पहला नियम, इफ एनीथिंग is in motion it would be in motion, or anything is in rest it would be in rest unless external force applied on it, जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो उदाहरण आप बता दोगे, जैसे गाड़ी रुकी है तो रुकी रहती है, और अगर हम गाड़ी में जैसे चल रहे हैं तो हम भी आगे की ओर गिर जाते हैं जब गाड़ी एकदम रुकती है, तो वो क्या है, गति का पहला नियम है। रुके तो रुके रहना चाहते हैं, चल रहे तो चलते रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और यार ना एग्जाम में ये भी आता है कि जो फर्स्ट लो मोशन होता है ना, उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप को ना रेजिस्ट करती है चेंज होने से, मतलब चेंज नहीं होना चाहती, गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो होता है ना वो मोमेंटम से जुड़ा हुआ है, संवेग से जुड़ा हुआ है। संवेग का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए, kg मीटर पर सेकंड। और इसमें ये होता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है कि फोर्स कितना लगेगा, ये दो वस्तु जो होती है ना उसका मास, या कोई एक वस्तु है तो भी उसका जो मास है ना, मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, मेन ये है। और थर्ड लॉ मोशन में होता है हर एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है, मतलब ये आ रहा है ना अपोजिट इक्वल रिएक्शन, हर आकर्षण का ना प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो अब ये आपके 15 चैप्टर से है ना, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये आपके चैप्टर नंबर 5 से है। ठीक है, तो इसके डायग्राम भी कर लेना, क्योंकि आ सकता है, आएगा जरूर। ठीक है, मैं तो बस ये बता रहा हूँ ये कहाँ से। बाकी इंग्लिश वाले आंसर पढ़ना चाहें तो ये सारे आंसर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी है चैप्टर नंबर 5 में, जो डार्क बॉक्सेस बने होते हैं वो, और लास्ट के जो आपने क्या सीखा वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें गति का पहला दूसरा तीसरा नियम भी चैप्टर 8 और जो भी 9 है उसके जरूर पढ़ लो लास्ट के।
ठीक है। और जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो एग्जाम्पल ही आते हैं, तो एग्जाम्पल सारे अच्छे से कर लो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है ना, तो एक एक लाइन के, तो ये आप अच्छे से करना कि गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं ना, वो जो जो हमारा पसीना होता है, स्वेट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हम गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना भी हमें आता है, तो हमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और ये वाला जरूर देख लेना। ठीक है। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, हिंदी में भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखो, ये होता है एक अल्प, सम, अल्प और अति परासरण, ये दिखाता हूँ एक बार देखो। देखिए, जब सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो होता है हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, और हाइपोटोनिक में अंदर सेल में पानी ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है। ठीक है। अब मैं आपको 36 जो क्वेश्चन है ना ये करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर पहला बोला गया है कि कौन तीनों में से सबसे ज़्यादा तेज जो है ना दौड़ रही है गाड़ी। ठीक है। तो आप देखो, ये सब यहीं से एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, ये रेड कलर में, इसने फटाफट सबसे आगे निकल गया, क्योंकि कैसे कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर ली। ठीक है। टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस जल्दी कवर कर ली, तो इसलिए बी जो है ना, इसका आंसर क्या आएगा, बी। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। आप देखेंगे ना चैप्टर में, 8 9 चैप्टर है, उसमें देख लेना दोनों में, उसी में ही है। ठीक है। और इसने बोला कि और ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों सेम पॉइंट पर है, तो वो तीनों एक पॉइंट पे नहीं, अलग अलग जगह पर है, लेकिन स्टार्टिंग एक साथ ही हो रही है, क्योंकि जो टाइम है ना दोनों का जैसे जीरो से ही है। अब वो अलग अलग दूरी पर खड़े हुए थे, वो बात अलग है। ठीक है। तो ये बोलेंगे अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप नो लिख देंगे यहाँ पर। और फिर बोला गया है कि आपको बताना कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ए से पास हो जाता है, तो सी ने कितनी दूरी तय की है। देखो बी कहाँ है, ये रहा बी। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जब बी पास होता है ए से, और ए कहाँ है, ये वाला, और बी कहाँ है, ये तो कहाँ पे टच कर रहे हैं, बी और ए। देखो जो यहाँ लिखा होगा ना, बी पास ए, तो देखो ये दोनों कहाँ इसको काट रहे हैं, बी और ए कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ इस पॉइंट पर सी जो है ना, सी कितनी दूरी तय करेगा होगा, क्योंकि हमें सीधी लाइन लेनी पड़ती है, ऐसे ऐसे, तो हम लगभग 9 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 9 किलोमीटर। ठीक है। और फिर बोला गया कि अगर बी, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड, बी ने कितना ट्रैवल किया होगा। ठीक है। हर टाइम इट पासिस सी, अगर वो सी से पास होता है। ठीक है। तो सी हमारा कहाँ है, ये वाला, और बी का काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, 6 के आसपास आ गया, तो 6 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है। कितना लिख देंगे, 6 किलोमीटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप सभी को ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।